नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता हैं, किसानों के बीच में काफी सक्रिय रहते हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल राज जी। सर, आपका ईएमएस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम राहुल राज जी से बात करेंगे कृषि अध्यादेश को लेकर और साथ ही साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कि किसानों को अभी क्या समस्याएं हो रही हैं। तो सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, मेरा जो पहला सवाल होगा वो कृषि अध्यादेश को लेकर हम बात करेंगे। कृषि अध्यादेश जो केंद्र सरकार लेकर आई है, तो सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, किस तरीके का यह अध्यादेश है, किस तरीके का बिल है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, जहां तक प्रश्न कृषि अध्यादेशों का है, अगर वो हमारे हितों में होते तो देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के किसान उसका विरोध नहीं कर रहे होते जी। समस्या क्या है कि जब कोई सत्ता में होता है तो वो ना तो जनता की सुनना चाहता है, और वही हाल आज किसानों के साथ हो रहा है। वो बिल हमारे लिए थे, हमारी मांग थी कि पहले आप हमसे चर्चा करते, और ऐसी क्या जल्दबाजी थी आपको कि आप अध्यादेश लेके आए। अध्यादेश एक इमरजेंसी सिचुएशन का काम है। आप लोकसभा में लाते, लोग पारित करते, पक्ष विपक्ष में विवाद होता, किसानों को भी समय मिलता संवाद का। कोरोना की आड़ में जब किसान घर से नहीं निकल सकता था, आपने तब अध्यादेश लाके उनको बिल का फॉर्म दिया और आपने लोकसभा राज्यसभा से पारित करा लिया। किसान सड़क पे विरोध करता रहा, आपने किसान की एक भी दलील नहीं सुनी। ये हमारी छोटी मांगे थी कि भाई हमारे जो शकवे, शिकायत, संशय हैं उनको आप पूरा करें, उनको आप जरा गंभीरता से लें, और एमएसपी की गारंटी का कानून जो किसान देश का मांग रहा है उस विषय को आप समझें। देखिए, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि सरकार ने जितनी भी दलीलें, चाहे वो लोकसभा में दी, चाहे वो राज्यसभा के पटल पर रखी, उन सभी दलीलों में सरकार ने साफ सफेद झूठ कहा है। पहला झूठ कि किसानों की आज़ादी हो गई, मतलब देश आज़ाद हुआ 1947 में, किसान अब आज़ाद हो रहा है। भाई, किसान गुलाम कहाँ था जी। उन्होंने कहा कि हम अब से अपनी फसल कहीं भी बेच पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे गृह जिले गुना में किसान, मेरे खुद के खेत का जो सोयाबीन है वो छबड़ा मंडी में बिकने जाता है। छबड़ा राजस्थान में आता है। अशोकनगर का, डबरा का किसान अपना धान, उसका रेट उसको वहां नहीं मिलता तो वो कोटा मंडी में जाता है। निमाड़ की मिर्ची, हमारे खंडवा खरगोन निमाड़ की अरबी, आजादपुर मंडी दिल्ली में बिकनी जाती है। ऐसे कई उदाहरण है। किसान के पास अगर वो संपन्न है, उसके पास संसाधन है, तो वो बेचने जाता है, कोई बंदिश नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट मार्केट होगा तो और अच्छा मूल्य मिलेगा। तो हमने उनसे पूछा कि साहब, एपीएमसी मंडियां जो 6500 एपीएमसी मंडियां पूरे देश में है, आज आपकी आंखों के सामने आप ही का सरकारी कर्मचारी सचिव वहां बैठता है और समर्थन मूल्य से नीचे किसान का जो भी फसल होती है वो खरीदी जाती है। आपकी सरकारी मंडी में आपका कोई अंकुश नहीं, आपकी नाक के नीचे अधिक जो व्यापारी है वो किसान को लूटता है और आप देखते रहते हैं। तो आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि देश के किसान को ऐसा मौका मिलेगा कि अब वो समर्थन मूल्य से ऊपर बेच पाएगा? हम तो ऊपर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो समर्थन मूल्य आपने घोषित किया है, कम से कम उस पे खरीदी की गारंटी तो दिलाओ। सरकार उस पे भी मौन है। फिर इन्होंने कहा कि 1955 का जो एक्ट था भंडारण करने का, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें इन्होंने लिख दिया कि दलहन, तिलहन, अनाज जो है वो आज से आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमने फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है ताकि उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण हो और फूड प्रोसेसिंग में किसानों को अच्छा दाम मिले। हम उनसे ये पूछते हैं, अगर कालाबाजारी रोकने के लिए एक्ट आया था तो क्या अब कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी? मतलब पहले तो आप अपनी ही निजी मंडियों में किसान को लूट लो, क्योंकि जब सरकारी मंडी में लूट हो रही है, जिसकी व्यवस्था सुचारू रूप से दुरुस्त करने की आवश्यकता थी, उसको छोड़ा, प्राइवेट मंडी पे चले गए। इसके बाद लुटे हुए किसान से जो माल आपने खरीदा है, बहुतायात में बड़े उद्योगपति उसको संचय कर लेंगे, यानी पूरे फूड मार्केट पे उनका कैप्चर होगा, उससे आम उपभोक्ता को भी दिक्कत होगी। तो ये चीजें हम सरलीकरण से जनता को बता रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। इसमें छोटे व्यापारी जो किसानों से सामान खरीदते थे, जो फसल खरीदते, उनका नुकसान है, आम उपभोक्ता का नुकसान और किसान का तो नुकसान है ही, क्योंकि हमारी जो गारंटी हमको चाहिए थी कि भाई हमारी फसल खा के, और सबसे बड़ी बात, विवाद अगर मेरे और कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनका आया, उसमें भी ये लिखा है, और मंडी में भी अगर हमारा कोई विवाद हो गया पैसे को लेकर या किसी भी बात को, ये कह रहे हैं कि साहब आप एसडीएम के पास जाइए, वो ना सुने तो आप कलेक्टर के पास जाइए, उसके बाद रेवेन्यू, जो भी उनके कृषि विभाग के आला अधिकारी का एक नाम जोड़ दिया है। तो आप क्या सोचते हो कि गुना जिले का किसान कोई विवाद हो गया तो कलेक्टर ने नहीं सुनी तो दिल्ली जाएगा, मंडला का किसान दिल्ली जाएगा? संभव नहीं है साहब। एसडीएम अपने आप को भगवान समझता है, जमीनी हकीकत समझिए। कलेक्टर अपने आप को न जाने क्या समझता है, चीफ मिनिस्टर से बड़ा समझता है। आम किसान का ज्ञापन तक कलेक्टर लेना अपनी बेइज्जती मानता हो, उस देश में आप बात करो कलेक्टर हमें न्याय दिलाएगा? रेवेन्यू कोर्ट में कितने केसेस हमारे नामांतरण के पेंडिंग है। तो ये वो चीजें थी जो हम सरकार से चर्चा करना चाह रहे हैं, बार बार कहना चाह रहे हैं, साहब आप इन चीजों को उसमें अमेंडमेंट करो। और हमने तो यहाँ तक कहा अगर आपकी सूझबूझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप 2 लाइन लिख के एक चौथा अध्यादेश ले आओ कि इस देश में समर्थन मूल्य पे गारंटी का कानून होगा। क्या है कि जब कांग्रेस ने ये चीज करी थी
यूपीए के टाइम पे उन्होंने सब्जी का फल साग की जो मंडी थी उनका उन्होंने निजीकरण का, भाई बाहर भी बेच सकते हैं। उसका नतीजा क्या है, 3 रुपए में किसान से मिर्ची खरीदी जाती है, मार्केट में 40 रुपए में बिकती है, तो किसान को तो उसका फायदा नहीं होता। तो निजीकरण का लाभ किसान को नहीं हो सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में फल साग सब्जी का कोई समर्थन मूल्य नहीं है, तो औने पौने दाम पे बिकती है। अगर हमारी जिन फसलों का समर्थन मूल्य है उनकी गारंटी तो सुनिश्चित कर दो। तो अगर किसान अपनी आय के लिए सुनिश्चितता मांग रहा है तो उसमें गलत क्या है? आप इसको अब राजनीतिकरण करते हैं कांग्रेस भाजपा, तो भाई 70 साल में या जो काम नहीं हो पाया, किसान अगर लुटा पिटा है, तो आज एक स्पष्ट बहुमत की जो सरकार है उससे क्या किसान ये भी उम्मीद ना रखे? यहाँ पे जैसे जिस तरीके आपने बात करी, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ऐसा कहना है, पत्रकार वार्ता करी केंद्र सरकार ने, कहा कि ऐसा कुछ निजीकरण नहीं हो रहा है, सरकारी जो मंडियां है वो भी चालू रहेंगी, कोई ऐसी मंडियां बंद नहीं होगी। उसको लेके क्या कुछ? देखिए, सरकार कह रही है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हम कब मना कर रहे हैं कि घोषणाएं नहीं रहेंगी जी। कल ही सरकार ने आंदोलनों को देखते हुए जो 2 महीने बाद जारी करना था, उन्होंने रबी फसल की जो समर्थन मूल्य था वो घोषित कर दिया, ताकि उनको एक माइंड डाइवर्ट करने का मिल जाए। लेकिन अब नौजवान किसान इस देश का इतना मूर्ख नहीं है। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा, आप कह रहे हो कि निजी मंडी में टैक्स नहीं लगेगा, व्यापारी अपना व्यापार करने बैठा है, तो जो व्यापार करने बैठा है वो वहीं जाएगा ना जहाँ टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी मंडी में टैक्स देके किसान की फसल खरीदने आएगा या निजी मंडी में जाएगा? अब जब सरकारी मंडी थी तो हम कह रहे थे कि जिस भी दाम पे खरीदा जा रहा था, एक तो उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता थी, जो मंडी व्यवस्था चल रही थी उसको सुचारू करने की थी, वो आपने नहीं किया। लेकिन आपने प्राइवेट मंडी को और किसान को मोड़ दिया। चलो मोड़ दिया, वो पैसे खा के भाग गया, उसकी क्या गारंटी है? आज भोपाल मंडी में 2 करोड़ रुपए का धान का पेमेंट किसानों का लेना बकाया है। उसके लिए सरकार ने आज तक क्या किया? ये तो सरकारी मंडी है ना। धार की मंडी में 1.5 करोड़ के चने का पेमेंट उलझा हुआ है। किसान आज भी मांग कर, उन्होंने कहा साहब वो व्यापारी खा के भाग गया या कृषि सचिव की गलती थी, उससे क्या हो जाएगा? तो ये हम वही कह रहे हैं, आपकी अपनी व्यवस्था में तो आपका कंट्रोल है नहीं। आप ये कह रहे हो साहब उद्योगपति आएंगे, मेला लगाएंगे, किसान को पैसा देंगे, और वो बार बार एक ही बात, एमएसपी की तो छोड़ो, उससे हम तो ऊपर जाने की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा। हम तो साफ शब्दों में कह रहे हैं मान्यवर, 70 साल से हम मांग रहे हैं कि हमारा समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है, आप समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लाओ ना। आपको दिक्कत क्या है? ये बार बार इसके लिए भी एक दलील देते हैं। अब आप कोई इंटरव्यू देखे तो कहेगा भाई सारे जीन्स जो है वो सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद सकती, सरकार के पास इतना बजट नहीं है, ये लोग चिल्लाने लगे। विपक्ष नहीं चिल्लाएगा, ये पलटी हो जाए, कांग्रेस सत्ता में पहुंच जाए, वो भी ये कहेंगे हम नहीं खरीद। तो अभी तो आप उद्योगपति चिल्ला रहे हो ना। आपको उद्योगपति की इतनी क्या चिंता है? उद्योगपति हमसे समर्थन मूल्य पे खरीदे, इस बात की गारंटी का कानून देने में देश की सरकार को दिक्कत क्या है? अच्छा, किसान को तो लाभ होगा ना। दूसरी बात यहाँ पे निकल के आ रही है, अब एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही बढ़ाई है एमएसपी सारे फसलों पे, उसको लेकर सबसे आपकी राय क्या है कि ये कुछ काम आएगी? देखिए, मैंने आपसे कहा बढ़ा दी, अच्छी बात है, धन्यवाद सरकार का। पहले तो जो लागत के आधार पे लाभकारी 1.5 गुना मूल्य हमको मिलना चाहिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, C2+50 की जो हमारी मांग, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। मोदी जी की सरकार ने भी वही A2+FL दिया है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार हमको दी थी। अब दिखावा वो कुछ भी कह सकते हैं कि साहब, जैसे उन्होंने कहा कि भाई 40% एमएसपी बढ़ा दी लागत, तो आप जिस हिसाब से लागत निकालते हो मान्यवर, और हम जिस हिसाब से लागत निकालते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने बढ़े हुए डीजल का रेट जोड़ा क्या? डीजल आज पेट्रोल को पीछे छोड़ रहा है, उसकी बात आप नहीं करते। आपने डीएपी का रेट बढ़ा दिया, आप उसकी बात नहीं करते। यूरिया की कालाबाजारी में किसान पिटता, आप उसकी बात नहीं करते। हमारे लोहा लंगर जितने भी उपकरण हम कृषि में यूज करते हैं उन पे जीएसटी लगता है, ट्रैक्टर पे जीएसटी लगता है। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है, जिस अनुपात में हमारी लागत बढ़ रही है, क्या उस अनुपात में आप उनको लागत मूल्य दे रहे हो? चलो वो भी छोड़ो, उसके बाद भी आपने जो एमएसपी घोषित करी कल, क्या 1925 रुपए उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, मान लिया, चलो आपने एमएसपी घोषित, कल का ही बिल उठा के देखो मंडी में 1400 रुपए में गेहूं बिक रहा है। अच्छा, जब आपकी आंखों के सामने, प्रभु बार बार हम कह रहे हैं, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता, जिसे कहते हैं आंखों देखी मक्खी निकलना, कि आप पुराने किसानों को पुराने जमाने से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। आज अगर किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, आपसे तार्किक सवाल करें तो आप जवाब दीजिए ना कि आप ही की मंडी में आपका कल घोषणा पत्र में जो आपने कल जो घोषित किया समर्थन मूल्य उससे नीचे बिक रहा है, किस मुंह से आप ये कह रहे हो कि समर्थन मूल्य आप किसान को प्राइवेट मंडी में दिला दोगे? किसान भी तो यही पूछ रहा है। इससे होना कुछ नहीं है। इससे क्या होगा, ये जो सुचारू व्यवस्था चल रही है, जैसे मतलब सरकारी मंडी में किसान जाता है, उसको पता है कि मुझे यहाँ जाना है, ये व्यापारी, उनसे लंबा संबंध है, और उनसे ये हो जाता है भाई पैसा आएगा, इसको मैं जानता हूँ, ये कहाँ रहता है, इसको मैं ये भी जानता हूँ, इसके बाप दादा कहाँ रहते हैं, तो कल को कोई बात होगी तो उसको पकड़ सकते। अब आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास ईमेल आईडी है, जैसे वो ऐड नहीं आता अमेज़न का,
आपका ये और वो लो और अमेजोन पे बेचो सब कुछ फ्री, वही आदत होगी। मतलब कोई कहीं भी बैठेगा और फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगी। 5 एकड़ का किसान क्या ई ट्रेडिंग करेगा? बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं उसके पास, वो ई ट्रेडिंग करेगा। तो ये जो तर्क दे रहे हैं ना, उन तर्कों से हमको दिक्कत है। भाई आप एक बार खुल के कहते हैं कि व्यावसायिक लोगों के सरलीकरण के लिए कृषि सुधार किए गए, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। नाम किसान का ले रहे हो, किसान को फायदा होगा, फायदा उद्योगपति को दे रहे हो, तो ऐसे जाल में प्रपंच में फंसाने की किसान को जरूरत नहीं है। आप अगर इतने ईमानदार हो, हम तो बार बार कह रहे हैं, आप 2 लाइन लिख दीजिए, समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून, बस बात खत्म हो गई। हम मान लेंगे भाई आप किसान हितैषी हो। जी राहुल जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से किसान इसका विरोध कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार से थोड़ा सा राज्य सरकार में आते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। किसान कर्ज माफी का बहुत मुद्दा मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब उपचुनाव है, 27-28 सीटों पर उपचुनाव है और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन शिवराज जो सरकार है वो कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है वास्तविकता में। क्योंकि आप किसानों के बीच में रहते हैं, किसान भाइयों के साथ बहुत सक्रिय रहते हैं, आपको सारी चीजें पता है। तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई किसान का कर्ज माफ हुआ है या क्या राजनीति चल रही है इस चीज को लेकर? देखिए, मैं जब भी कहीं भी किसी भी सार्वजनिक पटल पे या मीडिया चैनल में मुझसे पूछा गया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी मैंने कहा कि 50,000 तक का सहकारिता का कर्ज फौजी तौर पे कुछ किसानों का माफ हुआ है, और ये बात मैं हमेशा कहता रहा। अब हुआ क्या है कि आज विधानसभा में उनकी सरकार ने जवाब दे दिया। ये वही बात हो गई जैसे कि एक की फेंकी हुई गेंद दूसरा कैच कर ले। जैसे मंदसौर गोलीकांड की फाइल की जब बात आई थी, तो इसी कांग्रेस सरकार ने जवाब दे दिया था कि सारी जांच सही दिशा में चल रही है। अच्छा। तो बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो गई। लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी की नूरा कुश्ती में पिस्ता कौन है? किसान। तो 50,000 का सहकारिता का कर्ज ईमानदारी से माफ हुआ। उसके ऊपर जितने भी इन्हें सर्टिफिकेट दिए, ये 27 लाख कहें, ये जितने भी लाख कहें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री के पास जाके वो सर्टिफिकेट उनको दिए हैं कि साहब ये आपका 78,000 का सर्टिफिकेट है, किसान का कर्जा माफ आपने कर दिया है, बैंक अमान्य कर रहा है, उससे खाद बीज के लिए पैसे भराए जा रहे हैं और मैं ब्याज भराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जाइए साहब, आप हमारे शिल्वेंद्रम जी हैं कृषि सचिव, उनके पास जाइए, उनको बताइए। शिल्वेंद्रम जी को मैंने पूरा बात बताई, पूरे वीडियोस दिए, लेकिन उस समय उन्होंने इस बात को नहीं माना। वो आज भी नहीं मानेंगे, वो तो सबको झूठा कर देंगे। लेकिन कारण क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि आप सर्टिफिकेट दे आए जी, बैंकरे मान ने किया कि नहीं किया ये आपने पूछा। भाई मैंने किसी को 1 रुपया दे दिया और मैं अपने आंकड़े में लिखूं, मैं 100 रुपए चंदा दे दिया, तो मेरा तो आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन उसको क्या 100 रुपए मिले? ये आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। और मैं अकेला नहीं था, मध्य प्रदेश के तमाम किसान नेताओं, किसान संगठनों और किसानों ने स्वयं जाके मुख्यमंत्री से कहा कि भाई साहब, आपकी कर्जा मुक्ति के चक्कर में किसान डिफॉल्टर हो रहा है, और जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो साहब हमको, अच्छी बात है, आपने बड़ा कार्यक्रम किया, लेकिन उसको किसान वो बैंक वाले अमान्य कर रहे हैं। उन्होंने एक नहीं मानी। दूसरा, डिफॉल्टर होने की बात पे हमने बार बार मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि आप एक बार ईमानदारी से टीवी पे आके ये कह दो कि कृषि का जो कर्ज माफी होनी है वो चरणबद्ध तरीके से होगी, सभी किसान साथी ईमानदारी से अपनी किस्त जमा करें। उन्हें एक बार भी नहीं कहा। उनके आश्वासन के चक्कर में नेता उनके सारे क्या कहते थे? होएगा, आप चिंता मत करो। बैंक क्या कहता था? आप अभी जमा मत करो, अगली सूची में आपका नाम आ जाए। तो जो ईमानदार आदमी था वो क्या सोचा? अरे यार, इसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ मिलेगा, तो मैं बैठा हूं। तो वो बैठे बिठाए 2 लाख वाला डिफॉल्टर हो गया। 2 लाख तक का उन्होंने 50,000 ही किया था। झाबुआ में उपचुनाव आया, आपने थोड़ी लिमिट बढ़ा दी। आगर का उपचुनाव आया, आपने तीसरे चरण की चालू कर दी। तो ये ऐसी जल्दबाजी जो है, जैसे आज कृषि अध्यादेश के लिए भाजपा सरकार को केंद्र में जल्दी है, वही जल्दी कर्जा मुक्ति के लिए इनको थी। अच्छा। भाई आपको 10 दिन में घोषणा करने की किसान ने नहीं कहा था, मुख्यमंत्री बदल दूंगा ये किसान ने नहीं कहा था, और आपने घोषणा क्या की थी कि पैसे की कोई कमी नहीं, राहुल गांधी क्या गए थे। तो किसान तो आपसे उम्मीद कर रहा था, और जो आपने वादा किया हम उसी वादे पे आपसे मांग कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब हम सत्ता में होते हैं तो हम जनता को स्पष्ट कर दें तो मांग खत्म हो जाए। मैं बार बार कहता हूं, आपके चैनल पे भी कहता हूं, बहुत आसान होता है विपक्ष में चिल्लाना, सबसे कठिन कार्य है राजधर्म निभाना। सर, सबसे मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा, मैं इस तरीके से आपने बात की, चुनाव होते हैं, राजनीति होती है, सब चीज अल्टीमेटली आके किसानों पे क्यों रुक जाती? किसान ही परेशान होते हैं। देखिए, किसान मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर हम पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें, सरकार की नजर में किसान किसान नहीं है, वो एक वोट बैंक है। वोट बैंक को कैसे लुभाया जाए वो सरकार देखती है। कांग्रेस को पता था कि किसान लंबे समय से, ये बात हम सही है, हम खुद मांग कर रहे थे कि कर्जा मुक्ति पूरा दाम, हमारा तो नारा ही यही है, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। तो पूरा दाम तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ऋण मुक्ति करेंगे। फिर उन्होंने ऋण मुक्ति बोला तो किसान, जाहिर सी बात है, हम कोई अगर मांग करे, कोई हमारी पूरी करे तो हम उसको वोट देंगे। भाई जो ऑप्शन है लोकतंत्र में उसको तो चुनना पड़ेगा। आप कुछ भी करते रहो, चाहे वो रामू हो चाहे श्यामू हो। अब मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा, ये है और ये है। मैं हमेशा बोलता हूँ, वो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। उनको कहा लगा कि भाई किसान का वोट कैसे लिया जाए, 3 बार से सत्ता में नहीं आ पा रहे थे 15 साल, तो उन्होंने कहा कर्ज माफी। अब ये आए, इनके तो कुछ कहने ही अलग है, और उनने चलती हुई कर्ज माफी को लेके भागे। हम कांग्रेस से लड़ तो लेते कि उन्होंने वादा किया था, अब ये क्या कहते हैं,
हमने तो कोई वादा ही नहीं किया था। और जितने छोड़ छोड़ के गए हैं वो छाती पीट पीट के रो रहे थे, किसान का बहुत बुरा हो गया। देखिए, किसान इनके भाषणों में है, किसान इनके घोषणा पत्र में है, किसान इनके एजेंडे में नहीं है। किसान केवल वोट तक सीमित है। आज एक और घोषणा हो गई है, शिवराज सिंह जी ने कहा कि साहब 4,000 रुपया राज्य सरकार देगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एडिशनल। तो ये काम शिवराज जी ने क्यों किया है, हम जैसे लोगों को पता है। आप किसान कहेगा बहुत अच्छा, हम धन्यवाद देते हैं, चलो ठीक है आपने घोषणा कर दी, क्या उसका क्रियान्वयन होगा? प्रधानमंत्री जी की घोषणा जिस दिन से हुई उस दिन से आज तक मध्य प्रदेश के ही तमाम किसानों को सारी किस्तें नहीं मिली हैं। ये कहते थे कि इनने डेटा नहीं भेजा, वो कहते थे इनने डेटा नहीं भेजा, उस डेटा के चक्कर में किसान उलझा। जबकि हमको ये समझ में नहीं आता, जब हमें कोई पैसा चाहिए सरकार से तो आपके पास डेटा नहीं है, बीमा चाहिए तो आपके पास बोलते हो कि बीमा नहीं आया पूरा, लेकिन जब हमारी वोटर आईडी की पर्ची बनती है तो घर घर आके वोटर आईडी की पर्ची बनवाते, वो डेटा आपके पास रहता है। हमसे वोट चाहिए तो आप घर आ जाओ, लेकिन हमको अगर आपसे नोट चाहिए, हमारी ईमानदारी का हक का पैसा चाहिए, तो आपके डेटा गायब हो जाते हैं। तो ये जो घोषणाएं है ना, ये सिर्फ चुनाव तक होती है। चुनाव के बाद जैसे ही सत्ता में आए तो बस राजा बाबू हैं, उनकी भौएं चढ़ जाएंगी, कॉलर ऊंची हो जाएंगे, आप उनसे मिल लीजिए। तो आपको लगता है इस बार उपचुनाव है तो जो समस्याएं किसानों के सामने आ रही, किसान विरोध करें, तो उपचुनाव में सब कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, जो परेशान होता है वो अपनी परेशानी के हिसाब से वोट करता है। राजनीति का वोट करने का एक अलग तरीका है, वो एक टोटल अलग विषय में, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो तो उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन किसान अपनी सूझबूझ से वोट करे, मैं इतना ही उनसे निवेदन हमेशा करता हूं, क्योंकि देखो ऑप्शन है नहीं। और मैं तो हमेशा बोलता हूं आप अच्छे व्यक्ति को चुनो, चाहे वो निर्दलीय हो। कारण क्या है कि आप जिसको चुनते हो ना, वो आपके क्षेत्र का काम करता है। अभी क्या है, पूरी नौजवान पीढ़ी को ऐसी एक राजनीतिक मानसिक गुलामी में लगा दिया है कि उनको लगता है हम सीधा प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, उनको लगता है हम सीधा मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। ऐसा हमारा लोकतंत्र नहीं है। हम विधायक चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं। तो जब आप अच्छे व्यक्ति को चुनोगे नहीं तो वो आपकी बात क्या करेगा? आपके सामने एक नहीं अनेक उदाहरण है। इस हिंदुस्तान में लोग जेल में बैठ के चुनाव जीत जाते हैं, बिहार में जनता ही चुनती है ना। तो अल्टीमेटली आप दोषी हो, आप अच्छे व्यक्ति को चुनो, वो आपका काम करेगा। सर, सबसे पहले आखिरी क्वेश्चन मेरा ये होगा यहाँ पे कि अभी किसान कर्ज माफी की हमने बात करी, अध्यादेश की बात करी, और क्या ऐसी समस्याएं किसानों की जिससे किसान रूट लेवल पे बहुत परेशान होते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। चाहे हमारा 160 रुपए गेहूं का बोनस लंबित, वो हमको नहीं मिला है। 500 रुपए की हमारी भावांतर की राशि सोयाबीन की, जो स्वयं शिवराज सिंह जी जाने से पहले घोषणा करके गए थे कि मैंने कैबिनेट में पारित कर दिया 18 की बात, उनने खुद आके अभी तक नहीं दी है। हमारे पिछले वर्ष का मात्र 25% अतिवृष्टि का मुआवजा, जो राहत राशि RBC 64 धारा से मिलती है, वो पूरी की पूरी लेना बाकी है। मात्र 25% बची थी। इस वर्ष की अतिवृष्टि पे सरकार मौन है। पिछले वर्ष प्रोत्साहन राशि प्याज की जो थी वो बहुत सारे जिलों में छूट गई है। कर्जा मुक्ति अपने आप में एक विषय है। पिछले साल का जो बीमा 2018 का है उसमें कई क्षेत्र छूट गए। 19 का जो बीमा है वो आपके सामने है, किस प्रकार औने पौने 5, 10, 15 रुपए दिखा रहे हैं उस बीमा में। और मेरे बगल वाले खेत में आया, मेरा नहीं है, इस प्रकार का बीमा उन्होंने किया है। तो ये जो समस्या हमारी विकराल रूप लेती जानी है। समस्या क्या है? सब किसान के साथ समस्या ये है कि आज हमारी एक समस्या है, सरकार उस पर हमको बस धरना करो, आंदोलन करो, हम इधर करेंगे, इधर वो दूसरी समस्या ला देते हैं। तो हम समस्याओं के भ्रमजाल में इतने फंसे हुए हैं कि हमारी समस्या पीछे छूटती जाती है, एक नहीं आती। अब हमारी राज्य की समस्या से हम छूटते तो उन्होंने कृषि अध्यादेश ला दिया। तो हमारा तो ये हो गया सब हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला मामला है। मध्य प्रदेश का किसान बहुत ज्यादा परेशान है। पिछले 3 से 4 सालों से हमारी फसल सोयाबीन की नष्ट हो रही है। मुआवजा के नाम में ऊँट के मुंह में जीरा मिलता है। और आपको देखना पड़ेगा, मतलब हमको ये दुख होता है कि आम जो देश का नागरिक है ना, वो किसान के बारे में नहीं सोचता। सिंपल सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, अगर मैं प्रीमियम जो कटा रहा हूं उतना भी मुझे अगर बीमा ना मिले तो मैं प्रीमियम क्यों दूं? आप चलो 19 करोड़ 18 का सरकार ने दिया, 19 का 18 में सरकार ने 1700 करोड़ रुपए जमा किए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ जमा किए। बाकी बचा 500 करोड़ का प्रीमियम किसका था? किसान का था। और बटा कितना? आप जो 17, 34 और 50 लगभग 41-42 हो गया। मुश्किल से 3-1000 करोड़ का बीमा आया था। अब आप मुझे ये बताओ कि बीमा कंपनी को फायदा देने के लिए हम बीमा करते हैं क्या? हर साल यही होता। पहली बार जब ये योजना लॉन्च हुई थी, लगभग 27,000 करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों से इकट्ठा किया, प्रीमियम बता रहा हूं आपको, और उसने लौटाया कितना? 7,000 करोड़ रुपया। अच्छा। तो 20,000 करोड़ किसकी जेब में गया? बीमा का। तो भाई ये कौन सी योजना आपकी है जिसमें हम जो प्रीमियम दे रहे हैं उतना हमें नहीं दे पा रहे हो? राज्य सरकार अपना पैसा दे रही है, केंद्र सरकार अपना पैसा दे रही है, और किसान अलग से प्रीमियम दे रहा है, इसके बाद भी वो पैसा वापस नहीं आ रहा। जितना जमा किया उतना भी वापस नहीं आया। और रिस्क कवर कितने का था? 25,000 करोड़ का, 35,000 करोड़ का। तो भैया ऐसी योजना का क्या फायदा? इससे अच्छा तो सरकार वो पूंजी डायरेक्ट किसानों के खातों में हर साल डाल दे, तो किसान वाहवाही करे। लेकिन क्या होता है, कमीशन खोरी का बिजनेस है। किसान के संबंधित जितने विभाग हैं भाई साहब, उस सब में कमीशन खोरी का बिजनेस है। सब्सिडी भी सबसे बड़ी कमीशन खोरी है। और आप जिस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, ये 3 बिल तो पूरी देश की जनता को इसलिए मालूम चल रहा है, किसान आवाज उठा रहे हैं। एक चौथा बिल सरकार लेके आई है जिसको उन्होंने अभी पुटअप नहीं किया है, वो अध्यादेश लाई है। वो चौथे बिल का ये है कि अब किसान की जो खेत की मोटर होती है, आपने समस्या पूछा तो मैं बता दूं,
अभी हमारा जो टेम्परेरी और परमानेंट कनेक्शन खेत का होता है वो मोटर की एचपी के हिसाब से होता है भाई, 3 HP 5 HP 7 HP की मोटर के साथ। अब सरकार क्या करने जा रही है कि खेत का जो बिजली का दर होगा वो घर की बिजली के दर से होगा। और बाद में डीबीटी की स्कीम के तहत सब्सिडी हमारे खाते में आएगी, जैसे सिलेंडर की आती। तो पहले किसान जो 5,000 में बिल कर दे रहा था, अब वो पहले 20,000 15,000 का बिल जमा करे, और जाहिर सी बात है छोटा किसान कर्जा लेके बिल जमा करेगा, और बिल जमा करने के बाद सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखे कि अब भैया मेरा पैसा आएगा। मतलब आप उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, क्योंकि हमारे साथ जलालत कितनी होती है आम जनता कभी देखती है। आपका विजय माल्या मेहुल चौक से नीरव मोदी पैसा खा के बैठ गया, जनता कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 रुपए का बिल अगर किसान जमा नहीं करता है साहब, तो मोटर जो होती है ना, पाइप समेत बिजली वाले खींच के ले जाते हैं। 10-15 हजार रुपए की मुश्किल से किस्त हमारी जमा नहीं हुई, 6,000 की नहीं हुई, तो वो ट्रैक्टर खींचने तैयार हो जाते हैं। तो जलालत भी किसान झेले, दमन भी किसान झेले, और 70 साल से जो ये आड़तिये व्यापारी उन सब के बीच में पिस रहा है, क्योंकि इन सब का कमीशन कहाँ जा रहा है, सरकार का। अब उनको बड़ा कमीशन चाहिए था, उन्होंने छोटे मोटे सब बर्बाद करके उन्होंने कहा डायरेक्ट भाई अडानी अंबानी से लेंगे। और जिन लोगों को ये लगता है, जो बार बार कह रहे हैं कि आप अडानी अंबानी का नाम क्यों लेते हैं, तो भाई साहब मैं इसीलिए नाम लेता हूं कि होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, अडानी जी के साइलो बन के तैयार है। तो वो अडानी जी के साइलो क्या कोई जन कल्याण के लिए बन के तैयार है? ये इस बात का जवाब मुझे मध्य प्रदेश की कांग्रेस बीजेपी दोनों की सरकारें दे दें, या जो नुमाइंदे दे दें। विदिशा जिले में जमीन अडानी जी ने खरीद रही, वहां वो साइलो बना रहे, तो वहां कौन सा जन कल्याण कर रहे हैं? तो आप ये समझते हो कि किसान महामूर्ख है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप हमारे ऊपर एक के ऊपर एक चीज थोपते जाओ। नहीं साहब, ये तीसरी पीढ़ी है हिंदुस्तान की, आजाद भारत हिंदुस्तान के किसान की, जो आपकी पूरी चालों को समझती है, इसीलिए आपसे सवाल कर रही है। जी राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद ईएमएस टीवी से बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे राहुल जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अध्यादेश में क्या कुछ खामियां हैं और किसान क्यों इसका विरोध पूरे देश में कर रहे हैं। फिलहाल खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।